नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी अमर हो जाए, उसकी मौत ही ना हो, या वो 100 साल की जगह 1000 साल तक जिए? ये इच्छा या कह लीजिए या ये सवाल कह लीजिए इंसान के ज़हन में हमेशा से रहा है। वो बहुत जीना चाहता है, वो हमेशा जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। और कहीं न कहीं इसी इच्छा ने, इसी महत्वाकांक्षा ने कई प्रयोग किए हैं दुनिया में इंसानों ने। और लेटेस्ट खबर ये है जो काफ़ी चर्चा में है कि अमेरिका ने इस पर एक रिसर्च अब इंसानों के ऊपर शुरू की है। पिछले दिनों ये खबर आई कि अमेरिका की एक कंपनी है बायोसाइंसेस, बायोटेक कंपनी है बायोसाइंसेस, उसने इस प्रयोग को शुरू किया है और पहली बार इंसान पर ये प्रयोग शुरू हुआ है। इससे पहले चूहों, बंदरों पर ये प्रयोग होता रहा है कि उनकी उम्र बढ़ाई जाए या जो उम्र है उसको थाम लिया जाए। तो ये इंसानों पर प्रयोग हुआ है और प्रयोग हुआ है रेटिना पर, आँखों में। जो ग्लूकोमा होता है, आँखों में ग्लूकोमा का रोग, उसके ज़रिए इस प्रयोग को किया गया है और इसमें टेस्ट किया जा रहा है कि क्या सेल्स की उम्र रोकी जा सकती है या उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ये कैसे हो सकता है। और शुरुआती परिणाम भी मिले हैं कि एजिंग थोड़ी-सी रोकी जा सकती है। जो सेल्स हैं, उनको ज़्यादा दिनों तक युवा रखा जा सकता है। ये प्रारंभिक, बहुत ही प्रारंभिक एक नतीजे इस टाइप के आए हैं चूहों में और बंदरों में। तो अब ये इंसान पर प्रयोग हो रहा है कि एंटी एजिंग थेरेपी जिसको कहते हैं, ये अमेरिका में हो रहा है। बाकायदा उसने घोषणा करके ये काम किया है और ये काफ़ी समय से होता रहा है और पूरी दुनिया ये काम पर लगी हुई है, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो। पिछले दिनों ये खबर आई थी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तो इसमें बहुत ज़्यादा रुचि है और वहाँ अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं एंटी एजिंग थेरेपी पर। और ये कहा जाता है कि पुतिन खुद पर भी प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि 2025 में एक कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चर्चा हुई थी, एक औपचारिक, जिसमें इंसान की उम्र को 150 साल तक ले जाने की कोशिश हुई, करने की बात हुई थी। और इस पर काम भी चल रहा है चीन में भी और रूस में भी। रूस में तो अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, उनका पूरा प्रोजेक्ट है इसमें। और 2028 से 2030 के बीच ये आधिकारिक घोषणा है कि इसमें कोई थेरेपी डेवलप की जाएगी, कोई मेडिसिन डेवलप की जाएगी। और चीन इस तरह के कार्यक्रमों को काफ़ी पोशीदा रखता है और वो भी इस पर काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो 3 बड़े देश रूस, अमेरिका और चीन एंटी एजिंग, इंसान की उम्र को थाम लेने की थेरेपी, या इंसान को चिरायु बनाने की कोशिश, या इंसान को अल्टीमेटली अमृत या अमर करने की कोशिश, ये तीनों देश साइंस के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये विचार आया कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट है कहाँ से? अगर प्राचीन भारत की बात करें तो ये अमेरिका, रूस और जापान, अमेरिका, रूस और चीन तो ये सोच रहे हैं, लेकिन भारत में ये विचार बहुत पहले से है और कहा जाता है कि इस पे काफ़ी प्रयोग हुए प्राचीन भारत में। और तो और हमारे यहाँ तो पूरा कॉन्सेप्ट है कि अमर होने का। और 4-7 कैरेक्टर ऐसे हैं, प्राचीन ग्रंथों में जो श्लोक हैं उनमें 7 कैरेक्टर ऐसे बताए गए हैं जो अमर हैं, जो त्रेता या द्वापर काल से अभी तक जिंदा हैं और ये कभी मर नहीं सकते, चिरायु है, इनको किसी ना किसी वजह से जिंदा रखा गया है। कि 7 चरित्र ऐसे हैं जो जिंदा हैं। ये रामायण काल के चरित्र हैं, महाभारत काल के चरित्र हैं और एक ऋषि है मार्कंडेय, वो भी इसमें 8वें चरित्र के, कुछ पुराणों में 8वें ऐसे शख्सियत के तौर पर उनको गिना जाता है जो जिंदा है, अभी तक चिरायु है या अमरता जिनको प्राप्त है और किसी न किसी वजह से वो कलयुग में भी जिंदा है। इनमें हनुमान जी हैं, भगवान हनुमान जी रामायण के पात्र। तो हनुमान जी को कहा जाता है कि वो जिंदा हैं। दूसरे हैं, एक और रामायण के पात्र विभीषण, उनको कहा जाता है कि वो जिंदा हैं, वो कभी मरे नहीं, वो अभी भी अमर हैं। उसके बाद महाभारत काल में जाए तो अश्वत्थामा को कहा जाता है कि वो जिंदा हैं। फिर कृपाचार्य हैं, ऋषि वेदव्यास हैं, ये इनको कहा जाता है कि ये जिंदा है। फिर परशुराम हैं, भगवान परशुराम, तो इनको भी कहा जाता है, कृपाचार्य को भी जिंदा कहा जाता है। तो ऐसे 7 कैरेक्टर हैं जिनमें अश्वत्थामा, महाबली, राजा महाबली, वेदव्यास, हनुमान जी और विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय। तो ये 8 कैरेक्टर हैं। वैसे पुराणों में 7 का वर्णन है, लेकिन मार्कंडेय को भी किसी कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है कि वो भी चिरायु है, जिंदा है, जो मर नहीं सकते।
तो जब हमारे पुराणों, हमारे ग्रंथों में इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं कि लोग अमर हो जाते हैं या अमर रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये विचार प्राचीन भारतीय संस्कृति में हमेशा से रहा है, जो विचार अब अमेरिका, चीन या रूस जिसके बारे में सोच रहे हैं और जिस पर प्रयोग करना शुरू किया है। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है कि 7 जो कैरेक्टर हैं वो ज़िंदा हैं, और हमारे जो हमारा आयुर्वेद है, उसमें भी कहीं न कहीं एक कॉन्सेप्ट है कि उस पर, उसके फ़ॉर्मूले पर काम होता रहा आयुर्वेद में। अब आप कहेंगे कि भारत में इस तरह की बातें होती रही हैं, जिनको कपोल कल्पना या एक मान्यता या मैथोलॉजी जिसको हम कहते हैं। लेकिन एक विचार तो है ये, और अमेरिका और रूस और चीन ने कौन सा इसको ईजाद कर लिया, तो उनके पास भी विचार है, तो वहाँ भी काम शुरू हुआ, हमारे यहाँ भी रिसर्च होती है। तो इसको मैं कोई इस भारतीय संस्कृति का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ कि ये विचार पहले से है, लेकिन मैं इसको वैज्ञानिक तौर के धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी है और इस पर हमारे यहाँ रिसर्च भी हुए और इस तरह के चरित्र भी हमारे यहाँ बताए गए। और हो सकता है ये चरित्र वैज्ञानिक तौर पर ना हो, ज़हनी तो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक तौर पर ये चरित्र ज़रूर है, जिनको बताया जाता है। इनके पीछे पीछे पूरा कॉन्सेप्ट भी है कि ये क्यों ज़िंदा है। देखिए, हमारे यहाँ प्रतीकों का बड़ा महत्व है। हर चीज़ प्रतीकों के माध्यम से समझाई गई है, क्योंकि हमारी जो जनता है, या कह लीजिए, या जो हमारे लोग हैं भारतीय, वो प्रतीकों से ज़्यादा समझते हैं। जो उनका मानस है वो प्रतीकों से ज़्यादा समझता है, तो इसलिए ये प्रतीक के तौर पर भी समझाया गया इस कॉन्सेप्ट को। कि हनुमान जी क्यों जिंदा है? क्योंकि उनको राम काज को आगे बढ़ाना है। भक्ति और शक्ति के प्रतीक के रूप में, भक्ति और शक्ति कभी मिट नहीं सकती दुनिया से, तो उस प्रतीक के रूप में हनुमान जी हमेशा जिंदा रहेंगे, ऐसा कहा जाता है, जो हमारी मान्यता है। विभीषण क्यों जिंदा है? सत्य का साथ दिया उन्होंने रामायण में, अपने भाई का भी साथ नहीं दिया, उन्होंने राम जी का साथ दिया, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर थे। तो एक आम लोगों को, मनुष्यों को ये मैसेज देने के लिए कि सत्य की विजय होती है, सत्य हमेशा जिंदा रहता है, तो विभीषण उसका प्रतीक है। अश्वत्थामा को दंड स्वरूप, दंड के रूप में वो जिंदा है, कि जिससे लोगों को याद रहे कि युद्ध का दुष्परिणाम क्या होता है, युद्ध में कुनीति का परिणाम क्या होता है। तो वो एक मनुष्य को हमेशा ये ख्याल रहे कि युद्ध कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं है। तो अश्वत्थामा को जिंदा रखा गया, वो भी भगवान कृष्ण के श्राप से। भगवान कृष्ण ने उनको श्राप दिया कि आप हमेशा भोगेंगे। वो घायल भी हैं, उनके कहते हैं माथे पर मणि जो थी वो निकाली थी भगवान कृष्ण ने, तो वो घाव आज भी, तो घाव लिए वो जिंदा है। तो देख कितना बड़ा प्रतीक है कि अगर आप हिंसा करते हैं, युद्ध में गलत नीति अपनाते हैं, तो उसका दंड स्वरूप भी आप जिंदा रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो मोक्ष की बात है, हमारे यहाँ अमरता कोई वरदान नहीं, कोई ना कोई वजह से है। वो हमारे यहाँ तो पृथ्वी से चले जाना है, मोक्ष प्राप्त कर लेने के कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से अश्वत्थामा, ऋषि वेद व्यास हैं, वो ज्ञान के प्रतीक के तौर पर हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि ज्ञान कभी नहीं मर सकता। परशुराम है, नीति और शस्त्र विज्ञान के लिए, शस्त्र और नीति विज्ञान हमेशा ये रहना चाहिए धरती पर, तो वो उसके प्रतीक हैं। तो ऐसे 7 प्रतीक जो है वो कहीं ना कहीं से एक प्रतीक के रूप में जिंदा है। तो हमने, और ऋषि महाबली जो ज्ञानी थे और दानी थे, उसके प्रतीक के तौर पर जिंदा है। तो ये 7 कैरेक्टर हमारे यहाँ जिंदा है। बाद में ऋषि मार्कंडे को भी इसमें जोड़ा गया। तो 7 की जिंदा रहने की वजह है, एक तो दंड स्वरूप जिंदा है अश्वत्थामा, बाकी ज्ञान, शक्ति, भक्ति ये कभी मिट नहीं सकते। तो ये प्रतीक के तौर पर हनुमान जी हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे परशुराम हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे ऋषि वेद व्यास हो, उसके तौर पर ये लोग जिंदा हैं और इस धरती पर हमेशा विद्यमान रहेंगे। तो ये प्रतीक है। लेकिन इसमें अमरता, चिरंजीवी जिसको कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है, जिसकी बात अब पश्चिम कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, रूस और चीन में बाकायदा रिसर्च चल रही है। देखिए, सेल जो होती है, मनुष्य की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, और सारे हम सेल से मिलकर बने हुए हैं। हमारी सबसे छोटी इकाई सेल से, वो अपने आप में संपूर्ण है। उसमें जब विभाजन होता रहता है, उसमें विकास होता रहता है, तो हम युवा बने रहते हैं। लेकिन उसमें जब विभाजन बंद होता है सेल्स में, क्योंकि सेल्स मरती भी रहती है लगातार और फिर नई सेल्स बनती रहती है,
लगन और सेल डिवीजन के से होता है। जब सेल डिवीजन करना बंद कर देती है, विभाजित खुद को बंद करना देती है, तो हमारी एज बढ़ने लगती है, क्योंकि नई सेल नहीं बन रही है। तो उसी सेल को इकाई मानकर ये सारे प्रयोग होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमारे शास्त्रों में भी मिलते हैं, आयुर्वेद में भी मिलते हैं, और हमारे आध्यात्मिक जगत में भी इसकी खूब चर्चा है। तो जो कॉन्सेप्ट अब अमेरिका लेकर आया है, जिस पर काम चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट भारत में बहुत पहले से, मैं कॉन्सेप्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक विचार की बात कर रहा हूँ, जो अभी धरातल में उतरा नहीं है। तो उसमें तो भारत आगे था, ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विचार तो था ये, उसको हमने विज्ञान के तौर पर कितना बढ़ाया, ये आयुर्वेद में इसका उल्लेख है कि आप सही खान पान रीति नीति से शरीर को ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ रखते हैं। एक असल में ये अमरता जो है या चिरंजीवी है, इसका मतलब मौत को हराना नहीं है, इसका मतलब है कि ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहना, ज़्यादा दिनों तक युवा रहना। तो ये कॉन्सेप्ट है, मौत को हराने का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है नहीं, क्योंकि मौत तो सबसे बड़ा सत्य है। और जो सातों कैरेक्टर है, ये किसी न किसी वजह से जिंदा रहेंगे। जैसे परशुराम को कहा जाता है कि वो कल की अवतार होगा, वो उसके गुरु होंगे, इसलिए वो जिंदा है। तो सबका अपनी वजह है, किस वजह से जिंदा है, प्रतीक के तौर पर। तो मौत को हराने की बात हमारे शास्त्रों में भी ऐसी नहीं। रूस, अमेरिका और चीन में चल रहे हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं एंटी एजिंग है, एंटी डेथ नहीं है, एंटी एजिंग है, मतलब एज उम्र को बढ़ने से रोकने के लिए। और जहाँ तक दोनों राष्ट्रपतियों की बातचीत से जो खुलासा हुआ था, उसमें तो 150 साल का लक्ष्य रखा गया है कि आदमी 150 साल तक जिंदा रहे। ऐसा कहा जाता है कि 100 साल तक आदमी जिंदा रहता है, रह सकता है, अगर अच्छा स्वस्थ व्यक्ति है। तो ये एंटी एजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो भारत में बहुत पहले से है, और अब दुनिया उस पर काम कर रही है, बाकायदा पैसे खर्च किए जा रहे हैं सरकारी स्तर पर। रूस कम से कम ये काम कर रहा है। तो जो फॉर्मूला है एंटी एजिंग का, या जो अमरत्व का या चिरंजीवी का, वो भारत में बहुत पहले से है। तो इस विषय पर बात होनी चाहिए, और हमारे यहाँ इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए कि आखिर वो कॉन्सेप्ट क्या था, जब दूसरे देश इस पर काम कर रहे हैं। कम से कम लोगों को स्वस्थ रहने का एक जरिया, एक शोध के जरिए जरूर मिल सकता है। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।